Hello everyone. I hope you all are doing well and welcome to the editorial series. So without any ado, let's start. So today I have picked up two important editorial sorry. So today I have picked up two important editorials from the Hindu. One is on the green energy sector and another one is the ongoing protest in Ladakh. तो ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी ने लिखा है हेंस इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इट इज अबाउट द ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन आवर कंट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्या इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी है एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड सो आई हैव डिस्कस्ड इट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जहाँ पे सबसे पहले इट इज लाइक डिस्कस इंडियाज इवॉल्विंग एनर्जी स्ट्रैटेजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी तो आपको इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है with respect to the green energy sector. Then क्या क्या उसके फोकस एरियाज हैं व्हाट आर द चैलेंजेस इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं सो ग्रीन एनर्जी बेसिकली इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस emissions एक्सेट्रा सो सबसे पहले देखो इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इज कि इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप सिंस 2014 ऑब्वियसली अंडर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो हम अभी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन गए और फोर्थ लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर तो जैसे कि अभी हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन टारगेट कर रही है बाय 2025 सिनेरियो में एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोरोवर ये इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 जो हमारा ब्रॉड गोल है उसके साथ भी काफी ज्यादा अलाइन कर रहा है नाउ व्हाट इज द नीड फॉर एनर्जी ग्रीन एनर्जी की क्यों जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2.5 टाइम्स हो सकती है बाय 2047 तो इस वजह से क्योंकि हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है दैट इज वाई हमको और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत है अभी कोल इस सब में हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है फॉसिल फ्यूल्स को हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है एक्सेट्रा तो उस सिनेरियो में ग्रीन एनर्जी एक वायबल ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ सोलर एनर्जी हो गई विंड एनर्जी हो गई टाइडल हो गया हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट्स डेफिसिट रहता है सो टू डील विद दैट सिचुएशन ऑल्सो इंडिया में अगर हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है क्लाइमेट चेंज बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे क्लाइमेट चेंज से भी डील कर सकते हैं तो एनवायरमेंट हो गया इकोनॉमी हो गया हमारी एनर्जी डिमांड होगी हर एरिया के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसके लिए अगेन अगर एक क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी सिस्टम होगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा अभी इंडिया की करंट एनर्जी स्ट्रैटेजी क्या है सो करेंटली हम एक फोर प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं फोर प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी पे नहीं डिपेंडेंट रहे डिफरेंट सोर्सेज से आए ठीक है इट कैन बी फ्रॉम कोल इट कैन बी फ्रॉम सोलर इट कैन बी फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक लिथियम से वगैरह ठीक है डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है रिन्यूएबल्स पे फोकस करना है एंड वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी तो चार पिलर्स है सबसे पहले तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए देन अफोर्डेबल होनी चाहिए और रिन्यूएबल्स पे हमारा फोकस होना चाहिए ये हमारी एनर्जी स्ट्रैटेजी है इसको स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते हो यू कैन यूज दिस इन बॉडी एज वेल फिर एनर्जी स्ट्रैटेजी के अंदर हम काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं ऑयल और गैस वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं गैस पाइपलाइंस बिल्ड कर रहे हैं देन प्राइसिंग रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो गैस प्राइस है उसको हम लिंक कर रहे हैं ग्लोबल बेंचमार्क्स के साथ जो कि अगेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहे हैं हम जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मुंबई महानदी कावेरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी की है डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं ताकि ई बिडिंग प्लेटफॉर्म्स को हम डेवलप कर सकें फोकस हमारा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पे है इथेनॉल प्रोडक्शन पे है ई मोबिलिटी पे है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाइड्रोजन इकोनॉमी पे भी है जहां पर हम चाहते हैं कि 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो जाए सो मल्टीपल एरियाज में हम वर्क कर रहे हैं चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया ई मोबिलिटी हो गई आपकी हाइड्रोकार्बन हो गए फॉर fulfilling the energy needs of our country especially focusing on affordability and renewable energy sector सोलार विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पीएम कुसुम रूफटॉप सोलर रिन्यूएबल एनर्जी बिडिंग राउंड्स इन सब पे भी फोकस करें बट इस सब सिनेरियो में कुछ चैलेंजेस भी हैं चैलेंजेस हमेशा सेम होते हैं ऑलमोस्ट जैसे कि रेगुलेटरी गैप्स होते हैं टेक्नोलॉजी नहीं होती है स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते हैं इतने ज्यादा फंडिंग पैसे नहीं होते हमारे पास क्योंकि ये सब कॉस्टली भी होता है
सो टेक्नोलॉजी गैप है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस नए एरिया में इतना ज्यादा नहीं हुआ है। ओके, फिर कॉस्ट बैरियर्स हो जाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होता है। स्किल्ड वर्कफोर्स अभी क्योंकि नए डोमेन्स हैं तो इतनी सब लोगों को आता भी नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी में कैसे क्या चीजें वर्क करेंगी। पॉलिसी हार्मोनाइजेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, मल्टीपल एजेंसीज हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन नहीं है हमारे पास, प्रॉपर गैस पाइपलाइंस नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इन दिस सिनेरियो इज कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से सीख सकते हैं। चाहे वो आपका जर्मनी हो गया, ठीक है, या फिर चाइना से सीख लीजिए आप, यूरोपियन यूनियन जैसे जर्मनी से हम सीख भी रहे हैं हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने कौन से मॉडल्स अपनाए हैं और कैसे वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, दैट वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ कर नहीं रही है, वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये सब हम इन पे वर्क कर रहे हैं। कंक्लूजन में अल्टीमेटली अगर हमें अपना नेट जीरो बाय 2070 विजन अचीव करना है या अमृत काल अचीव करना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द रीसेंट प्रोटेस्ट इन लद्दाख, वहां के लोगों की क्या डिमांड है, क्या गवर्नमेंट ने किया है, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं अब डिटेल में। सो रीसेंट मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख के लिए लिए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, लोगों की क्या डिमांड है, एंड व्हाट कैन बी द स्टेप्स टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये जो रिसर्जेंस है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तब से वहां पर ये बढ़ रहे हैं। लद्दाख में विटनेस कंटिन्यूस डिमांड्स हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो इससे लद्दाख के लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि उनकी आइडेंटिटी, लैंड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके पास इनफ हो, लद्दाख के जो लोकल लोग हैं। जून में क्या हुआ, अभी 2024 में सेंटर ने नए मेजर्स नोटिफाई किए डोमिसाइल पे, रिजर्वेशन पे और ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर लद्दाख। तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिजर्वेशन अप टू 85% रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर इंडिजिनस पीपल, जैसे कि मिजोरम में 92% है, अरुणाचल प्रदेश में 80% है। फिर डोमिसाइल रूल्स है, जैसे कि मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टे फ्रॉम 2019 रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेंट्स, ताकि उन्हें तभी माना जाएगा कि वो लद्दाख के डोमिसाइल है, आपको 15 साल तक लद्दाख में रहना पड़ेगा। हिल काउंसिल रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि 1/3 रिजर्वेशन विमेन के लिए है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती और पुर्तगाली, ये कुछ रीसेंट मेजर्स हैं। और एक हाई पावर्ड कमिटी भी बनाई गई है जो लद्दाख के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। लेकिन लोगों की और डिमांड क्या है, वो चाहते हैं कि वहां पे जो ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आप लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, जैसे कि आपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को किया है। इट इज ऑल्सो डिमांडिंग कि एक सेकेंड लोकसभा सीट और सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के पास हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उनको चाहिए ताकि वो अपना कल्चर वगैरह प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, एक तो स्टेटहुड नहीं है, ठीक है, वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, और डिले हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स को फिल करने में सेंटर की तरफ से, है ना। सो ये कुछ इश्यूज हैं। देन जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, क्योंकि लद्दाख जो है वो ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में लोकेटेड है। ओके, तो इसकी वजह से स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं हमारे, वहाँ पे सोशल कोहेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, इंक्लूजन नहीं है वहां के लोगों का, इसलिए वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट आते रहते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अगर वो कह रहे हैं तो उनको इंक्लूड कर दो, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो, लोकल एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाइए, ठीक है, लद्दाख स्पेसिफिक यूपीएससी कोटास हो सकते हैं, फेडरलिज्म को आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिव कीजिए, लोकल स्टेक होल्डर्स जो जब भी कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हैं लद्दाख के लिए, वहां के लोगों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, तभी कोई पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाएगी। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, डेवलपमेंट प्लान होने चाहिए। तो लद्दाख जो है उसको आप, अभी तक क्या हो रहा है कि मेनली हम सिक्योरिटी फ्रंट से देखते हैं, बट सिक्योरिटी के नजरिए से हमें उसे नहीं देखना है, डेवलपमेंट भी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सके। So this was all about today's editorial analysis. I hope you all liked this breakdown. Thank you for watching this video and good luck everyone. पढ़ाई करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, and definitely one day you will succeed in this examination.